हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रागनी। लास्ट लेक्चर में हमने डिबेंचर के बारे में पढ़ा था। उसमें डिबेंचर्स के हमने मीनिंग, टाइप्स, शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस है, कंपनीज एक्ट 2013 में डिबेंचर्स के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजन थे, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। अब हम देखेंगे कि डिबेंचर को इशू कैसे करते हैं, इसके लिए कौन कौन सी जनरल एंट्रीज पास की जाती हैं, कंपनी कितने तरीके से डिबेंचर इशू कर सकती है, इसके मेथड जो हैं वो हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, यानी कि कंपनी कैश के लिए डिबेंचर इशू कर सकती है। फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, यानी कि इसमें कंपनी कैश के लिए नहीं, किसी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए या किसी और फॉर्म में डिबेंचर इशू करती है। एज ए कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, अगर कंपनी कैश में डिबेंचर इशू कर रही है तो वो दो तरीके से अमाउंट मंगवा सकती है, या तो लमसम या फिर इंस्टॉलमेंट में। अगर कंपनी लमसम में अमाउंट रिसीव कर रही है तो इसके लिए क्या क्या जनरल एंट्री पास की जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। कंपनी पैसा रिसीव कर रही है इसलिए बैंक को डेबिट किया जाएगा। किसके थ्रू रिसीव कर रही है? डिबेंचर्स के थ्रू, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा रिसीव कर रही है तो उसके लिए एंट्री क्या पास की जाएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी क्या करेगी? एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के लिए क्या एंट्री पास की जाती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक डेबिट हो जाएगा। किसके थ्रू आ रहा है? डिबेंचर एप्लीकेशन के थ्रू, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब हमें पैसा रिसीव हो गया है। इस पैसे को रिसीव करने के बाद हम डिबेंचर अलॉट करेंगे। इसके लिए डिबेंचर अलॉट करेंगे यानी कि उसको ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ पे इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद कुछ टाइम पीरियड बाद कंपनी क्या करेगी? अलॉटमेंट मनी की रिक्वायरमेंट होगी। उसके लिए वो क्या करेगी? जो डिबेंचर्स होल्डर होते हैं उनको रिमाइंड करवाएगी कि हाँ, आपका अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया है, इसके लिए इसकी पेमेंट आपको करना है। तो उसके लिए अलॉटमेंट मनी ड्यू करने के लिए क्या जनरल एंट्री पास की जाती है? डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। जब कंपनी ये अलॉटमेंट मनी रिसीव करती है उस टाइम पे क्या एंट्री की जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। जितने अमाउंट रिसीव कर रही है उससे अलॉटमेंट के बाद कंपनी क्या करती है? कॉल मनी मंगवाती है। उसके लिए क्या एंट्री पास की जाएगी? डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। जितनी अमाउंट से कंपनी पैसा रिसीव कर रही है वो इससे क्रेडिट हो जाएगा। ऑन रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी रिसीव करने के लिए क्या जनरल एंट्री पास की जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल अकाउंट। डिबेंचर इशू कितने तरीके से किया जा सकता है? कंपनी तीन तरीके से डिबेंचर इशू कर सकती है: एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। एट पार पे डिबेंचर कब इशू किए जाते हैं? अगर कोई कंपनी 100 रुपए के डिबेंचर 100 रुपए में ही इशू करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंपनी ने एट पार या फिर नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पे डिबेंचर इशू किया है। अगर कोई डिबेंचर इशू एट प्रीमियम पे इशू कब किया जाता है? जब कंपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट पे डिबेंचर इशू करती है तो उसको हम बोलते हैं कि कंपनी ने डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किया है। यानी कि अगर किसी डिबेंचर्स का प्राइस कितना है? 100 रुपये है। अगर कंपनी उसको 120 रुपये पे इशू कर रही है तो जो 20 रुपये है एक्स्ट्रा है ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रीमियम। अगर किसी कंपनी की गुडविल अच्छी है तो वो अपने डिबेंचर हाई प्राइस पे इशू कर सकती है, यानी कि प्रीमियम पे इशू कर सकती है। इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे कैसे इशू करेगी? अगर कोई डिबेंचर 100 रुपये का है उसको कंपनी कितने पे इशू कर रही है? 80 रुपीज़ पे। तो जो 20 रुपीज़ का जो डिफरेंस है ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। अगर कोई कंपनी पार पे डिबेंचर इशू कर रही है तो इसके लिए क्या जनरल एंट्री पास की जाएगी? इसका हम एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इसमें कंपनी क्या कर रही है? एक कंपनी है वो 10,000 रुपये के 12% डिबेंचर इशू कर रही है 100 रुपीज़ के। 12% का मतलब क्या होता है कि इस डिबेंचर पे 12% उसको इंटरेस्ट मिलेगा।
और ये जो अमाउंट है वो कैसे रिसीव कर रही है, 20 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 40 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट। 100 रुपये के डिबेंचर है, 20 रुपीज़ ऑन वो एप्लीकेशन पे मंगा रही है, 40 रुपीज़ वो अलॉटमेंट पे मंगा रही है। बाकी जो 40 रुपीज़ बचे वो किस पे मंगाएगी, फर्स्ट कॉल पे या सेकंड कॉल पे। इसके लिए पहली एंट्री क्या होती है, अगर कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रही है तो क्या एंट्री पास की जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने का रिसीव कर रही है, यहाँ पे शेयर्स होगा, रुपीज़ नहीं होगा। 10,000 डिबेंचर इशू कर रही है 12% इंटरेस्ट पे। एप्लीकेशन मनी कितनी है, 20 रुपीज़। इसके लिए वो क्या एंट्री पास करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट इसमें क्रेडिट किया जाएगा, 10,000 शेयर्स है, 100 रुपीज़ का ईच है, लेकिन एप्लीकेशन पे कितना मंगा रही है, 20 रुपीज़। तो 10,000 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 2 लाख। और 12% डिबेंचर एप्लीकेशन में कितना आ जाएगा, 2 लाख। अब ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हो गई है, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के लिए जनरल एंट्री क्या पास की जाती है, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। 2 लाख अमाउंट से जितना उसको रिसीव हुआ है, कंपनी को जितना अमाउंट रिसीव हुआ है। नेक्स्ट क्या है, 40 रुपीज़ वो अलॉटमेंट पे मंगा रही है। अलॉटमेंट मंगाने के लिए सबसे पहले हमें ड्यू करना पड़ेगा, यानी कि डिबेंचर होल्डर को पहले रिमाइंड करवाना पड़ेगा। इसके लिए हम ड्यू होने की एंट्री पास करेंगे। ड्यू की एंट्री क्या होती है, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। कितने अमाउंट से, 10,000 डिबेंचर्स हैं, अलॉटमेंट मनी कितनी है, 40 रुपीज़ है। 10,000 इंटू 40 करेंगे कितना आ जाएगा, 4 लाख। तो यहाँ पर 4 लाख से अमाउंट क्रेडिट किया गया। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने के बाद ये पैसा कंपनी को जब रिसीव होगा तो उसके लिए एंट्री क्या पास की जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। सेम अमाउंट से इसको हम जनरल एंट्री पास करेंगे, 4 लाख 4 लाख। आगे उन्होंने क्या बोला है, जो बैलेंस द बैलेंस 2 मंथ आफ्टर अलॉटमेंट, जो बैलेंस अमाउंट है, यानी बैलेंस अमाउंट कितना बचा हमारे, 100 रुपीज़ के शेयर थे, 20 रुपीज़ वो एप्लीकेशन पे मंगा ले रही है, 40 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मंगा ले रही है। बाकी जो 40 रुपीज़ बचा वो क्या कर रही है, 2 मंथ बाद मंगवा रही है। उसके लिए हम जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। 10,000 के डिबेंचर्स थे, कितना अमाउंट था, 40 रुपीज़, तो कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर 4 लाख से इसका 2 मंथ बाद उसको रिसीव हो जा रही है अमाउंट, तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर कॉल अकाउंट। यहाँ पर कितनी अमाउंट आ जाएगी, 4 लाख जितना उसने ड्यू किया था। अगर कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू कर रही है तो जो प्रीमियम की अमाउंट होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, और जो डिबेंचर्स की जो नॉमिनल वैल्यू होती है वो डिबेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। बैलेंस शीट में हम इसको रिजर्व एंड सरप्लस, बैलेंस शीट में इसको हम शेयर होल्डर्स फंड के रिजर्व एंड सरप्लस में हेडिंग में शो करते हैं इसको, प्रीमियम की अमाउंट। अगर कंपनी डिबेंचर प्रीमियम पे इशू कर रही है तो उसके लिए क्या एंट्री पास की जाती है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। डिबेंचर्स अकाउंट में कौन सी अमाउंट आ गई, जो नॉमिनल वैल्यू होती है, यानी कि जो डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू होती है वो डिबेंचर अकाउंट में लिखी जाएगी। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्या आएगा, जितने प्रीमियम पे डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं वो अमाउंट हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में लिखते हैं। आइए एग्जाम्पल 2 देखते हैं। इसमें क्या बताया गया, एक कंपनी है वो 5,000 10% डिबेंचर इशू कर रही है, और जो कि 100 रुपीज़ ईच के हैं, कितने पे, 10% प्रीमियम पे। और ये जो पैसा है वो कैसे रिसीव कर रही है, 50 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 50 रुपीज़ अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि जो प्रीमियम अमाउंट है वो अलॉटमेंट के टाइम पे वो रिसीव कर रही है। इसके लिए कौन सी जनरल एंट्री पास की जाएगी, सबसे पहले वो क्या कर रही है, एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रही है। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर हमने 10% क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर
डिबेंचर का जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है। इस कितनी अमाउंट से एंट्री पास की जाएगी? 60 रुपीज़ रिसीव कर रही है, डिबेंचर थे कितने? 5000। तो 5000 इंटू 60 कितना आ जाएगा? 3 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर कितना आ गया? 3 लाख रुपीज़। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद वो क्या करेगी? इसको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होती है? 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। 3 लाख यहाँ पर भी आ गया। नेक्स्ट क्या है? वो 50 रुपीज़ अलॉटमेंट पे रिसीव कर रही है। अलॉटमेंट पे रिसीव कर रही है, उसमें क्या है? इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम हमारा कितना था? प्रीमियम जो था हमारा 10%। प्रीमियम हमारा कितना था? 10%, यानी कि 100 का 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 रुपीज़। यानी कि जो 50 रुपीज़ हैं इसमें 10 रुपीज़ क्या है? हमारा प्रीमियम है, और जो 40 रुपीज़ है वो हमारी क्या है? अलॉटमेंट मनी है। अलॉटमेंट मनी रिसीव करने के लिए कौन सी जनरल एंट्री पास की जाती है? 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। इस पर हमें प्रीमियम रिसीव हो रहा है, तो प्रीमियम को हम क्या क्रेडिट करेंगे? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसमें कितनी अमाउंट आएगी? हमने बोला था ना कि डिबेंचर्स अकाउंट में नॉमिनल वैल्यू आती है। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 40 रुपीज़, यानी कि 5000 इंटू 40 करेंगे कितना आ जाएगा? 2 लाख। प्रीमियम कितने का था? 10 रुपये का। 5000 इंटू 10 करेंगे 50,000। टोटल कितना आ गया? 2,50,000। अब इस अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से आ जाएगा? 2,50,000 हमें रिसीव हुआ, 2,50,000। अगर कोई कंपनी 100 रुपये के जो डिबेंचर्स है वो 90 रुपीज़ के इशू कर रही है, तो 10 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट एक तरीके का लॉस होता है, जो कि कैपिटल नेचर का होता है, इसलिए इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेंगे। इसके लिए कौन सी जनरल एंट्री पास की जाती है? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। इसको हमने डेबिट इसलिए किया क्योंकि ये क्या है? लॉस है एक तरीके से कंपनी के लिए। इसका हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। एक कंपनी है वो 3009% डिबेंचर इशू कर रही है, जो कि 100 रुपीज़ के हैं, यानी कि उनकी फेस वैल्यू जो है वो कितनी है? 100 रुपीज़, और 10% डिस्काउंट पे इशू कर रही है। इसके और ये पैसा कैसे रिसीव कर रही है? 40 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 50 रुपीज़ अलॉटमेंट पे। ठीक है, 2 बार में पैसा रिसीव कर रही है। इसके लिए क्या एंट्री पास की जाएगी? पहली एंट्री क्या होती है? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, तो हम एंट्री क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 3000 क्या है? 3000 तो दिए हुए हैं, 3000 डिबेंचर इशू कर रही है कितने रुपीज़ पे? 100 रुपीज़ पे, लेकिन एप्लीकेशन मनी कितनी है इसकी? 40 रुपीज़, यानी कि 1,20,000 का यहाँ पर आ गया। डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद उसको ये क्या करेगी? ट्रांसफ़र करेगी डिबेंचर्स अकाउंट में। तो डिबेंचर एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होती है? 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? 3000 इंटू 40, 1,20,000। नेक्स्ट क्या है? 50 रुपीज़ वो अलॉटमेंट पे रिसीव कर रही है। अगर हमें कुछ मेंशन नहीं किया होता कि डिस्काउंट कब है, तो वो हम अलॉटमेंट के टाइम पे मान लेते हैं। डिस्काउंट अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। इसमें इन्होंने ये नहीं बोला है कि डिस्काउंट इंक्लूड है, इसलिए हमें डिस्काउंट अलग से लेंगे। यानी कि जो 50 रुपीज़ है ये हमारी अलॉटमेंट मनी है, तो 3000 इंटू 50 हम करेंगे 1,50,000 आ गया। डिस्काउंट कितना है? 100 का 10% कितना आ जाएगा? 10 रुपीज़। तो 3000 इंटू 10 डिस्काउंट कितना हो गया? 30,000 रुपीज़। डिबेंचर्स अकाउंट में कितनी अमाउंट जाएगी? 1,80,000 रुपीज़। इसको ऐड करते हैं। जब हमने अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो इसके लिए क्या जनरल एंट्री पास की जाएगी?
बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। इस कितनी अमाउंट से 50 रुपीज़ रिसीव हो रही हैं, 3000 इंटू 50, जो नेट अमाउंट होगा वो यहाँ पर शो किया जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, अगर कंपनी कैश के लिए डिबेंचर इशू नहीं कर रही है, यानी कि उसको कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है और किसी और पर्पज से डिबेंचर इशू कर रही है, उस केस में जनरल एंट्री क्या पास करते हैं। मान लीजिए कोई ABC कंपनी है, ठीक है, इसको किसी मशीन्स की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए क्या करेगी, किसी शॉप पे जाएगी, वो इसको कंपनी शॉप को क्या करेगी, कैश पेमेंट ना करके डिबेंचर इशू कर सकती है, और इस शॉप को हम क्या बोलते हैं, वेंडर। कंपनी को मशीन की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए वो एक दुकान पे जाती है, बोलती है कि हाँ मुझे मशीन चाहिए, लेकिन वो उसके बदले में कैश पेमेंट नहीं करती है, वो क्या कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है, या फिर कुछ डिबेंचर इशू कर सकती है, या फिर कुछ अमाउंट है वो कैश में पेमेंट कर सकती है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। जितने मशीन परचेज करने के बदले में कंपनी जितना अमाउंट पे कर रही है, इस अमाउंट को हम परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो ये अमाउंट होती है, ये कंपनी की जो नेट वर्थ होती है उससे उसके इक्वल भी हो सकती है, लेस देन भी हो सकती है, और मोर देन भी हो सकती है, यानी कि वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, या उसके बराबर भी हो सकता है। अगर कोई कंपनी एसेट्स परचेज कर रही है, उसका जो परचेज कंसिडरेशन है उसकी नेट वर्थ ऑफ एसेट से ज़्यादा हो रही है, तो उस जो डिफरेंस अमाउंट होगी उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, गुडविल अकाउंट में। यानी कि गुडविल अकाउंट में क्या ट्रांसफ़र किया गया, परचेज कंसिडरेशन में से नेट वर्थ ऑफ एसेट्स का जो डिफरेंस होता है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे गुडविल अकाउंट में। नेट वर्थ ऑफ एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सन्ड्री एसेट्स एक्वायर, जितना एसेट्स एक्वायर कर रही है उसमें से हम लाइबिलिटी जो है वो माइनस कर देंगे। इसके लिए क्या जनरल एंट्री पास की जाती है, ये देख लेते हैं। जब कंपनी एसेट्स एक्वायर करती है तो उसके लिए क्या जनरल एंट्री पास की जाएगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, ठीक है। अगर कोई लाइबिलिटी है तो क्या एंट्री पास की जाएगी, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। अगर हमने बताया था ना कि अगर कंपनी का जो परचेज कंसिडरेशन है उसकी नेट वर्थ ऑफ एसेट से ज़्यादा हो रही है, तो जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। गुडविल हमारा क्या होती है, एसेट्स, इसलिए इसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। अगर परचेज कंसिडरेशन हमारी नेट वर्थ ऑफ एसेट से कम है, तो जो डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। यानी कि ये बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफ़र किया जाएगा। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट में कितनी अमाउंट आ जाएगी, जितने का हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं। वेंडर अकाउंट में कितना आ जाएगा, परचेज कंसिडरेशन। वेंडर अकाउंट में कितना आ जाएगा, परचेज कंसिडरेशन, यानी कि जितने अमाउंट का कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है वो अमाउंट इसमें आ जाएगा, ठीक है। सन्ड्री लाइबिलिटीज़ में कितनी अमाउंट आ जाएगी, जितनी की लाइबिलिटीज़ कंपनी रिसीव कर रही है। कैपिटल रिजर्व, इसमें डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा। अगर कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है किस पे, एट पार या प्रीमियम या डिस्काउंट पे, तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या पास की जाएगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। वेंडर्स को इशू कर रही है तो वेंडर्स डेबिट हो जाएंगे, क्या इशू कर रही है, डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। अगर डिस्काउंट पे इशू कर रही है, डिस्काउंट हमारा लॉस होता है, इसको हम क्या करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अगर प्रीमियम पे इशू कर रही है तो प्रीमियम हमारा क्या होता है, क्रेडिट हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। आइए इसका एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। एक कंपनी है ABC लिमिटेड, वो क्या कर रही है, 2,80,000 की एसेट्स एक्वायर कर रही है, और लाइबिलिटीज कितने की, 20,000 की। XYZ लिमिटेड कंपनी की, ठीक है। और इसके बदले में वो कितने अमाउंट पे कर रही है, 2,70,000 की, यानी कि 2,80,000 की वो एसेट्स ले रही है, 20,000 की लाइबिलिटीज, और उसके बदले में परचेज कंसिडरेशन कितना है,
2,70,000. You are required to pass journal entries in the books of ATC Limited if it has satisfied the purchase consideration by issue the 6% debentures of 100 each in the following way. वो क्या कर रही है, इसके बदले में डिबेंचर इशू कर रही है, कितना 6% डिबेंचर इशू कर रही है, जिसका प्राइस क्या है 100 रुपीज का। और वो कैसे इशू कर रही है, कंडीशन क्या क्या है, एट पार पे, 10% डिस्काउंट पे, 30% प्रीमियम पे। इसके लिए जनरल एंट्री क्या पास की जाएगी। सबसे पहले उन्होंने क्या क्वेश्चन में दिया हुआ कि कंपनी एसेट्स एक्वायर करती है कितने की, एसेट्स कितनी की है उसकी 2,80,000 की, लाइबिलिटीज कितनी की है 20,000 की, परचेज कंसिडरेशन उसका कितना है 2,70,000 की। एसेट्स एक्वायर करने की जनरल एंट्री क्या होती है, सैंडरी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर्स का इसमें नाम दिया गया है कि वो किससे परचेज कर रही है, XYZ लिमिटेड से, इसलिए यहाँ पर हम नाम मेंशन कर रहे हैं, सैंडरी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड अकाउंट। साथ में वो क्या कर रही है, लाइबिलिटीज एक्वायर कर रही है, लाइबिलिटीज इसके लिए हम एंट्री क्या डालेंगे, सैंडरी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सैंडरी लाइबिलिटीज अकाउंट टू XYZ लिमिटेड अकाउंट। सैंडरी एसेट्स कितने के थे 2,80,000 के, लाइबिलिटीज कितने की थी 20,000 की, और परचेज कंसिडरेशन वेंडर्स अकाउंट में कितना अमाउंट होती है, परचेज कंसिडरेशन कितनी की थी 2,70,000 की। अब हमने बताया था अगर परचेज कंसिडरेशन कंपनी की नेट वर्थ ऑफ एसेट से अगर ज़्यादा है तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो हम गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। नेट वर्थ ऑफ एसेट्स कैसे निकालते हैं हम, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स कितनी है हमारी 2,80,000 की, एसेट हमारी कितनी है 2,80,000 की, लाइबिलिटीज कितनी है 20,000 की, तो इसमें से हम 20,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2,60,000, ठीक है। और हमारी परचेज कंसिडरेशन कितनी है 2,70,000 की, यानी कि हमारी परचेज कंसिडरेशन जो है वो नेट वर्थ ऑफ एसेट से क्या है ज़्यादा है, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो कहाँ जाएगा, गुडविल अकाउंट में, इसलिए हमने गुडविल अकाउंट को डेबिट किया है। अगला उन्होंने क्या बताया है, क्यों 6% डिबेंचर इशू कर रही है 100 रुपीज़ के, ठीक है, वो एट पार पे भी इशू कर रही है, प्रीमियम पे भी इशू कर रही है, और डिस्काउंट पे भी इशू कर रही है। अगर कंपनी एट पार पे डिबेंचर इशू कर रही है तो उसकी एंट्री क्या थी, ऊपर हमने बताया हुआ है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। अगर डिस्काउंट पे इशू कर रही है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, अगर प्रीमियम पे कर रही है तो सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अगर कंपनी क्या कर रही है, पार पे इशू कर रही है तो एंट्री क्या होगी, अगर कंपनी पार पे इशू कर रही है तो एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। वेंडर हमारे कौन है, XYZ लिमिटेड, तो यहाँ पर हमने XYZ लिमिटेड को डेबिट किया, कितना डिबेंचर इशू कर रही है 6% डिबेंचर इशू कर रही है, तो यह 6% डिबेंचर को हमने क्रेडिट किया। कितनी अमाउंट कितने शेयर इशू करेगी, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय फेस वैल्यू। नंबर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। परचेज कंसिडरेशन हमने दिया हुआ है कितना था 2,70,000, फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज़, यानी कि कंपनी कितनी शेयर इशू करेगी 2,700, तो एंट्री क्या कितनी अमाउंट आ जाएगी 2,700 इंटू 100 रुपीज़ 2,70,000, ठीक है। अगर कंपनी डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू कर रही है तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। डिस्काउंट के केस में क्या होगा, फेस वैल्यू की जगह इसमें हम डिस्काउंट जो होता है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। डिस्काउंट कितना था 10 रुपीज़, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, परचेज कंसिडरेशन हमारा कितना था 2,70,000, डिस्काउंट कितना था 10 रुपीज़ का,
यानी कि 90 रुपीज़ आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 3000, यानी कि कंपनी डिस्काउंट की फीस में कितने डिबेंचर इशू कर रही है 3000। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। 3000 शेयर थे, 30 रुपीज़ के ईच थे, तो कितना आ जाएगा 30,000। यहाँ पर कितना आ जाएगा, XYZ लिमिटेड 3000 इंटू 90 रुपीज़, 2,70,000 और 6 डिबेंचर्स अकाउंट में कितना आ जाएगा 3,00,000 रुपीज़। अगर कंपनी प्रीमियम पे इशू कर रही है तो हम प्रीमियम इंक्लूड कर देंगे। कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करेगी, 2,70,000 डिवाइड बाय कितना परसेंट प्रीमियम था, 30%, तो यहाँ पर आ जाएगा 135। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,000। यानी कि प्रीमियम के केस में 2,000 डिबेंचर इशू कर रही है। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितनी अमाउंट आ जाएगी, 2,000 इंटू 35, 70,000। डिबेंचर्स अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, 2,000 इंटू 100, 2,00,000 रुपीज़। टोटल अमाउंट कितनी हो रही है, 2,70,000। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे कल।